अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नावल शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। ये शॉर्ट नावल है, बहुत ही मज़ेदार है। नावल का जनर कुछ इस टाइप से है कि रूड हीरो है, कज़िन मैरिज है, इनोसेंट हीरोइन है। हीरो वैसे बहुत केयरिंग टाइप सा भी है। बहुत अच्छा नावल है। उम्मीद है आप सब पूरा सुनेंगे और अपना रिव्यू शेयर करेंगे। अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने रिव्यू कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। मुराद कमरे में दाखिल हुआ और इश्तियाल भरे अंदाज में बेड पर बैठी उस 16 साला लड़की की तरफ बढ़ा था जो कि अभी उससे कुछ देर कबल उसकी बीवी बना दी गई थी। उठो यहाँ से, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में कोई हक़ नहीं है। वो उसे बेड से खींचकर उतारते हुए दहाड़ा तो दानीन की रौनक रूह तक लरस गई थी। फिर वो उसे गज़बनाक निगाहों से देखता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। कुछ देर के बाद जब वो बाहर निकला तो दानीन सोफ़े पर सहमी सी बैठी हुई थी। वो संजीदगी से उसके चेहरे पर निगाहें गाड़े पास आया। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में कोई हक़ नहीं है और तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त नहीं, तो मेरे कमरे में क्या कर रही हो? गेट आउट माई रूम, वो चिंगाड़ कर बोला था। फिर उसके बाजू से पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकालने लगा तो सामने दराब आफंदी को देखकर ठिठक गया। क्या बदतमीज़ी है ये? मुराद, तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज़ है नहीं? ऐसा कैसे बात कर सकते हो तुम इस बच्ची से? ये तुम्हारी बीवी है और इस शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने भी पूरी रज़ामंदी से अहबाब कबूल किया है। दराब आफंदी ने सख्त लहजे में कहा, मैंने अहबाब कबूल नहीं किया था, मुझसे ज़बरदस्ती करवाया गया था, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया था मुझे। अपनी मरती बहन का आपको ख्याल था मगर आपने बेटे का और उससे मोहब्बत करता था। आपके बेटे का क्या, जो और किसी से मोहब्बत करता था? आपने मेरा दिल उजाड़ दिया। किंजा मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रही। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मेरे लिए क्या अहमियत रखती थी। वो गुस्से से बोला था। मैंने तुम्हारे लिए वो फ़ैसला किया है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। अगर तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत नहीं है तो ठीक है, तुम इस घर से जा सकते हो और जाकर तुम उसे अपना सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। दराब आफंदी ने सर्द लहजे में कहा तो मुराद ने खा जाने वाली निगाहों से दानीन को देखा जो कि सर झुकाए उंगलियां चटखा रही थी। इस लड़की को मैं कभी भी ज़िंदगी में नहीं अपनाऊंगा क्योंकि इसकी माँ की वजह से मुझे कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिल सका, वो तब कर बोला। फिर वो गुस्से से कमरे में वापस पलटा और उसके मुंह पर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। दराब आफंदी ने लब भींच कर दानीन को देखा जो कि रो देने के करीब ही थी। आए बेटा मेरे साथ, मुझे आपसे बहुत अहम बातें करनी हैं, दराब आफंदी ने कहा और उसे लिए स्टडी रूम में आ गए थे। बैठो बेटा, उन्होंने कहा तो दानीन चुपचाप चेयर पर बैठ गई। बरसों पहले तुम्हारे माँ यानी मेरी बहन ने अपनी पसंद की शादी की थी गैर बिरादरी में, जिसकी वजह से सब ने उससे नाता तोड़ लिया था। मैं जब अमेरिका से वापस आया तो बहुत ढूंढा मगर वो हमें कहीं नहीं मिली। बहुत जगहों पर राब्ते किए और यहाँ तक कि अपने इंस्पेक्टर दोस्त के ज़रिए तुम्हारे बाबा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए तो हमें किसी भी किस्म का कोई भी क्लू नहीं मिल सका। और मेरे बाबा यानी आपके नाना जी फिर इनकी याद में तड़पने लगे, यहाँ तक कि एक दिन वो इसी गम में दुनिया से चल दिए। फिर मैं अपनी लाइफ में बिज़ी होता चला गया, लेकिन बरसों के बाद जस्ट एक हफ़्ते पहले जब मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके बुलाया तो मैं भला भागा चला आया था। मुझे वहाँ जाकर पता चला कि मेरी बहन किस कदर तकलीफ़दा ज़िंदगी गुजार रही थी। तुम्हारे बाबा का आज से 10 साल पहले इंतकाल हो चुका था और हम में से किसी को कुछ पता ही नहीं और तुम लोग वहाँ अपने ददीहाल के सितम सह रहे थे। बस तुम्हारी माँ की ख्वाहिश के तहत मैंने मुराद को बुलाकर तुम्हारा और उसका निकाह कर दिया। ये मैंने कोई बिना सोचे समझे नहीं किया, बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि किंजा वो लड़की है ही नहीं जो इस घर को संभाल सकती है। मेरा ये घर कभी सही से बसा ही नहीं। मुराद की माँ ने जब मुराद 5 साल का था तब डाइवोर्स लेकर किसी और से शादी कर ली। बरसों के बाद जब वो मुराद से मिली तो मुराद को मेरे खिलाफ़ भड़काने लगी और यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि मेरे घर ना बसने के पीछे तुम्हारी माँ का राबिया का हाथ है, जबकि पूरी हकीकत ये नहीं थी। बेशक वजह राबिया थी, लेकिन दरअसल राबिया को तुम्हारे वालिद साहब के साथ घर से भगाने वाली मेरी बीवी सदफ़ थी। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं इस पर बहुत भड़का और उसने मेरी बहन के बारे में बहुत कुछ गलत कहा तो मैंने उसे तलाक दे दी। वो तलाक लेना भी चाहती थी, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से चली गई और उसने दूसरी शादी भी कर ली। मगर बरसों के बाद मुराद से मिली तो उसके अंदर की हसद जलन ने फिर से अंगड़ाई लेना शुरू की। इसने मुराद को भड़काना शुरू कर दिया और कुछ ही अरसे में मेरा बेटा जो हर बात मुझसे शेयर करता था
एकदम जाने लगा, लेकिन उसके बावजूद वो मुझसे दूर से बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि हम दोनों हमेशा दोस्तों की तरह रहे हैं। लेकिन अब दूरी आ गई है जिसको तुम ही दूर कर सकती हो बेटा। मुझे यकीन है तुम ये दूरी दूर करके हम दोनों को फिर से पास लाओगी और इस घर को फिर से जन्नत बनाओगी। राबिया ने तुम्हारी बहुत अच्छे से तरबियत की है। मैंने अस्पताल में देखा तुमने किस तरह हौसला और सब्र से राबिया को संभाला था। फिर राबिया की वफ़ात के बाद भी तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तुम जैसी साबिर बच्ची ही मेरे गुस्सैले बेटे को बर्दाश्त कर सकती है। तुम करोगी ना मेरी मदद? दराब आफंदी ने उम्मीद भरे लहजे में कहा तो वो परेशान की उंगलियां चटखाने लगी। मामू, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मामू जान, मेरी शक्ल तक देखने नहीं चाहते तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगी ये? वो अपने लब कुचलते हुए बोली। मैं जानता हूँ तुम कर पाओगी। अपनी मोहब्बत से, अपने खुलूस से उसे जीतो। वो इसके हाथ पर हाथ रखकर बोले तो वो सर अज़बात में हिला गई थी। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर दूसरे कमरे में आकर लेट गई। लेकिन अगले दिन सुबह जब मुराद वॉक के लिए निकला तो वो वापस कमरे में आई और बेड पर जाकर सो गई। मुराद जब कमरे में आया तो वो गहरी नींद में थी। वो चलता हुआ उसके पास आया। इसके लंबे बालों की चुटियाँ नीचे ज़मीन को छू रही थी। वो मबहूत सा उसके हसीन चेहरे को देखता रह गया, जिस पर बिला की मासूमियत थी। है तो बल्ला की क़यामत, लेकिन मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ। फिर उसने पास पड़े हुए पानी के जग को उस पर उल्टाया तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कितना बदतमीज़ है। और उसे देखते देखते भी उसका रंग फ़क हो गया था। जब मैंने कहा था कि तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुराद उसे बाजुओं से भींचकर अपनी बाहों में भरते हुए फुंकारा तो दानीन ज़ोर से आंखें मीच गई थी। मुराद की निगाहें बेइख्तियार इन लंबी घनी पलकों का सफ़र करती उसके लबों तक आई थी। तुम कपकपाते इन लबों ने जैसे इसे मस्मराइज़ कर दिया था। वो बेइख्तियार इन लबों पर झुका और उन्हें अपनी दस्तरत में लेता उसकी सांसें रोक गया। वो उसके हिसार में काँप रही थी, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे पीछे हटा सकती। फिर मुराद ने उसे आहिस्ता से छोड़ा तो वो भागते हुए जाकर वॉशरूम में घुस गई। वो मायनेखेज़ अंदाज में मुस्कुराकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। अभी उसे बैठे 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वॉशरूम से चलती हुई उसके पास आई। व्हाट? उसने हैरानगी से देखा। मुझे फ़्रेश होना था। वॉशरूम में शावर नहीं है तो बाल्टी मिल सकती है? वो आहिस्ता से बोली तो बाजू भींचकर वॉशरूम में लाकर साइड पे इस्तज़ाइया मुस्कुराहट से उसे देखता हुआ उठा और फिर उसे लगे बटन की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसे दबाया तो छत पर लगे हुए शावर से छम छम पानी इन दोनों पर बरसने लगा। वो हड़बड़ाकर छत की जानिब देखने लगी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि शावर ऐसे भी होते हैं। वो शर्मिंदगी से मनमनाते हुए बोली तो वो उसके सही चेहरे की तरफ देखने लगा, जिस पर पानी की बूंदें हीरे की मान चमक रही थी। वो धीरे से मुड़ी और उसी वक्त उसका पाँव फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि मुराद ने जल्दी से उसे बाहों में थाम लिया। फिर बेइख्तियार ही मुराद उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाता फिर से उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। वो उसकी शर्ट को दबोचते थर थर काँप रही थी। मुराद ने उसे दीवार से चिपकाया और फिर उस पर शिद्दत निछावर करने लगा। फिर बाहर फ़ोन बजा तो वो आहिस्ता से पीछे हुआ तो वो दीवार से सर टिकाए गहरे गहरे सांस ले रही थी। वो अपने दिल को संभालते हुए बाहर निकला तो किंजा का फ़ोन था। किधर थे तुम? कब से फ़ोन कर रही हूँ मैं तुम्हें, और मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। वो दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते हुए बोली तो वो माथा मसलते हुए सोफ़े पर बैठ गया। हाँ ठीक है, मैं मिलने आ जाता हूँ। बताओ कहाँ आना है? वो सर झटक कर बोला। मैं तुमसे सख्त नाराज़ थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें एक बार मौका देना चाहिए। जिस लड़की को तुम चाहते ही नहीं हो, मुझे यकीन है कि तुम उसके साथ भी रहना नहीं चाहोगे। सो मुझे बताओ कि क्या प्लान है? कब दे रहे हो उसे तलाक? वो तेज़ लहजे में बोली। नहीं, अभी नहीं दे सकता। डैड को बुरा लगेगा। वो कमज़ोर लहजे में बोला था। ये क्या बात हुई? अब तुम्हारे डैड अगर मुझे छोड़ने का कहेंगे तो वो भी करोगे? दूसरी तरफ से वो गुस्सैले से बोली थी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने इतनी देर से तुम्हारे लिए लड़ाई की है। वो उन्हें राज़ी हुए थे, लेकिन मैंने साफ साफ रात को ही उन्हें कह दिया कि मैं किंजा के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता। और रही वो लड़की, मेरे सर्द रवैये से वो जल्द अज जल्द मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी। वो ख़ुद इस घर से दुम दबाकर भागेगी, ये मेरी गारंटी है। मुराद ने कहा। ओके फ़ाइन, लेकिन फ़िलहाल मुझे तुमसे मिलना है। मैं इस वक्त सवात में हूँ एक शूटिंग के सिलसिले में, तो इसीलिए तुम यहीं पर आ जाओ। वो बोली। हाँ, वो तो मैं आ ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे एक डील फाइनल करनी है। तो कल मिलते हैं, मुराद ने कहा था। नहीं, अभी और इसी वक्त निकल जाओ और शाम तक पहुँच जाओ यहाँ पर, क्योंकि मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की हुई है। हम दोनों और एज अ कपिल वहाँ पर शामिल होंगे। दूसरी तरफ से किंजा ने कहा तो कुछ तजबस के बाद उसने हाँ बोलते हुए कॉल काट दी। दानिन की फ्रेश होने के बाद वो भी वॉशरूम की जानिब बढ़ गया।
थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश होकर नीचे आया तो दानीन और दराब आफंदी डाइनिंग हॉल में उसी का इंतज़ार कर रहे थे। अरे भाई यार, पहले ही नाश्ता बहुत लेट हो चुका है और ऊपर से तुमने इतना टाइम नहाने पर लगा दिया। बूढ़े बाप पर तरस खाया करो, दराब ने कहा था। मुझसे ज़्यादा यंग दिखते हैं आप, खुद को बूढ़ा बूढ़ा कहकर अंडर एस्टिमेट मत किया करें खुद को। वह संजीदगी से बोलता हुआ उनके पास वाली चेयर पर बैठ गया था। अच्छा डैड, मुझे ना स्वाद जाना है एक मीटिंग के सिलसिले में, तो मैं बस निकलने लगा हूँ, वो बोला तो दराब अफंदी चौंक गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मैं पहले ही सोच रहा था कि तुम लोगों को हनीमून पर कहाँ भेजा जाए। बस फिर हमारी बेटी भी तुम्हारी तैयारी पर करे और चलें आपके साथ, वो बोले थे। क्या हो गया है आपको डैड? मैं नहीं साथ लेकर जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर हनीमून पर नहीं जा रहा, अपने एक होटल की डील के लिए जा रहा हूँ। और प्लीज़ आप मुझे इस तरफ मत लगाइए, मुझे अपने काम पर फोकस करना है, वो गुस्सैले लहजे में बोला था। हाँ तो तुम अपना काम करते रहना, बीच में जब फुर्सत मिलेगी तो हमारी बेटी को सवाद भी दिखा देना, वो बोले तो वो दिल ही दिल में झंझला उठा। फिर मजबूरन वो उसे भी लेकर जाने की हामी भर गया और 12 बजे निकलते और रात को 8 बजे होटल पहुंच चुके थे। उनकी ऑलरेडी होटल की बुकिंग थी। वो लोग कमरे में आए तो पूरा कमरा रेड रोजेस से महक रहा था। वो दिल ही दिल में झुंझलाता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो बाहर निकला तो दानीन सोफे पर चुपचाप बैठी थी। जाकर कपड़े चेंज कर लो, और हाँ, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ तो लेट हो जाएगा, वो बोला और फिर किंजा से मिलने के लिए चला गया। डिनर उसी के साथ करने के बाद वो रात को तकरीबन 12 बजे अपने रूम में पहुंचा तो दानीन सोफे पर बैठी रो रही थी। हेलो, क्या हुआ? उसने जाकर पुकारा तो वो जल्दी से उठकर उससे आ लगी। उसके गले लगती हिचकियों से रो दी। अरे क्या हुआ? वो चाहने के बावजूद अपना लहजा सख्त न कर पाया। वो मुझे अकेले को बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। हिचकियों के दरमियान बोली तो वो लब भींचकर आहिस्ता से खुद से दूर कर गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? अजीब हरकतें करती हो तुम भी। मैंने कहा तो था कि लेट हो जाऊंगा, तो खाना खाने के बाद सो जाना था ना, वो नागवारी से सर झटक कर बोला। वो खाना तो नहीं था और कोई दोने भी नहीं आया था, वो मनमनाते हुए बोली तो वह सर्द आह भरता सर थाम कर सोफे पर बैठ गया। किस तरह की लड़की हो यार, ये इंटरकॉम है और यहाँ पर तुमने अपने खाने का ऑर्डर करना था तो किसी ने देने आना था ना, अजीब हरकतें करती हो, वो गुस्से से बोला तो वो सर झुकाए लब कुचलने लगी। अब खाना खाना है या फिर सोना है, बता दो, वो नागवारी से बोला। मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, मुझे तो हमेशा से ही भूखे रहने की आदत है, वो सर खुजाते हुए बोली तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। फिर सर झटक कर उसने खाने का ऑर्डर किया। जब खाना आएगा तो बाहर दरवाज़ा नॉक किया जाएगा, तो जाकर खोल कर खाना ले लेना, और हाँ, मेरे भरोसे पर मत रहना क्योंकि क्या पता कब हम दोनों अलग हो जाएं, वो सपाट लहजे में बोला तो दानीन का रंग जर्द पड़ गया। फिर खाना आने के बाद दानीन ने खाना खाया और उसके बराबर आकर लेट गई। उसके बराबर आकर लेटी तो मुराद के दिल में जैसे हलचल सी मचने लगी। वो 28 साल का होने वाला था और उसके बाबा ने उसकी तरबियत इस तरह की थी कि इस कदर मॉडर्न होने के बावजूद उसने आज तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं था। किंजा के साथ भी उसके सिर्फ इतना सा ताल्लुक़ था कि वो उसके गले लग जाती थी। फिर दोनों कपल डांस कर लेते, फिर दोनों में डांस बजे थे। उसके अलावा उसने आज तक किंजा को कभी किस तक नहीं की थी, मगर किंजा कभी कभार उसके रुखसार पर किस कर दिया करती थी। पहली बार उसने दानीन को लिप किस की थी और ना जाने कैसी वो लड़की उसकी तलब बन रही थी। नहीं मुराद, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, तुम किंजा को धोखा नहीं दोगे, उसके दिल ने मलामत की तो वो उसका रुख फेर गया था। मगर कुछ देर के बाद उसकी चूड़ियों की खनक ने वो झुंझलाता हुआ उसके तरफ पलटा और उसको बाजुओं से भींच कर करीब करते इन चूड़ियों को देखने लगा। क्या जाहिलों की तरह चूड़ियाँ पहन रखी हैं? वो उसके हाथों में मौजूद इन मल्टी कलर की कांच की चूड़ियों को देखकर बोला तो वो थूक निकालते उसे देखने लगी। क्यों पहनी? वो धड़ दहाड़ कर बोला। वो है, तुमने ये मुझे बचपन से ही बहुत पसंद हैं तो इसीलिए पहनती हूँ, वो अपने गुलाबी होठों को कुचलते हुए बोली तो वो आंखें बीच कर खुद को कंट्रोल करने लगा, मगर दिल तो उसे छूने की तमन्ना कर रहा था और वो दिल के साथ लड़ते लड़ते ये एकदम ही गुस्से में आया और उसके दोनों हाथों को जकड़ कर बैट क्राउन से साथ मारा तो उसकी चूड़ियाँ टूटती दानीन की कलाइयों को ज़ख्मी करती चली गईं। फिर बाकी की मौजूद चूड़ियों को उसने बेदर्दी से कलाई के हाथों से जकड़े तोड़कर खुद के हाथ भी ज़ख्मी हो गए थे। वो सिसकियों से रोते हुए पीछे हुई। मुराद गुस्से से उठकर कमरे से बाहर निकल गया और टेरिस पर आकर 2-3 गहरे गहरे सांस भरते अपने गुस्से को कंट्रोल किया। कितनी देर वो वहाँ पर खड़ा सिगरेटों से अपना दिल जलाता रहा था। फिर वो कमरे में आया तो दानीन सुकड़ी सिमटी सी सो रही थी। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास आया तो उसकी कलाइयों से अभी भी खून रिस रहा था।
और चेहरे पर मिटे मिटे आंसू के निशान थे। वो लब भींचकर फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसके पास आया और स्प्रिट से उसकी कलाई साफ कर ही रहा था कि वो हड़बड़ाकर उठी थी। लाओ बैंडेज कर दूँ, उसने सियाह आंखों से निगाहें चुराकर बोला तो वो बिना कुछ बोले कलाइयाँ आगे कर गई। उसने उसकी आस्तीन ऊपर की तो बाजुओं और ऊपर नील के निशान थे। ये क्या हुआ है? उसने बेइख्तियार पूछा। वो चाची जब काम नहीं कर पाती थी तो स्टिक से मारती थी, वो आहिस्ता से बोली। तो वो बेयकीनी से उसकी शर्ट को कंधे से सरकाकर देखने लगा तो वहाँ भी निशान थे। वो ज़ोर से लब भींच गया। वो बैंडेज करके दूसरी जानिब जाकर लेट गया। अगले दिन वो सुबह उठे तो दानिन सोफे पर बैठी थी। वो उठकर चेंज करने चला गया। कुछ देर गुजरी तो दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़ी किंजा को देखकर चौंक गया। वो अंदर दाखिल हुई और उसके गले लगते हुए उसके रुखसार पर किस की। उसने बेइख्तियार दानिन की जानिब देखा जो इधर ही देख रही थी। किंजा की बेबाकी पर दानिन सुर्ख हो गई थी और उसके साथ साथ वो भी शर्मिंदा सा उसे पीछे करता रुख फेर गया। तो ये है तुम्हारी बीवी, काफ़ी कम उम्र लग रही है। किंजा दानिन को चुभती हुई निगाहों से देखकर बोली थी। हाँ बैठो, मैं नाश्ता मंगवाता हूँ, इकट्ठे करते हैं, वो बोला। यहाँ कमरे में करोगे, बाहर रेस्टोरेंट में चलते हैं ना, किंजा ने कहा तो वो सर इस बात में हिला गया था। तुम भी चलो ताकि मिल बैठकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लें, क्या ख्याल है? किंजा ने कहा तो वो अंदर ही अंदर मुसरिफ सा हो गया था। वो तीनों बाहर रेस्टोरेंट में आए। वो नाश्ते का ऑर्डर करके बैठ गई थी। सो क्या करती हो तुम? किंजा ने दानिन से पूछा। कुछ भी नहीं, वो सर झुकाए आहिस्ता से बोली। कितना पढ़ी लिखी हो? प्राइवेट FA किया है, दानिन बोली थी। बस FA? किंजा ने तंज़ी अंदाज से कहा। जी वो अभी पढ़ना है, जब रिज़ल्ट आएगा, दानिन ने कहा। इतना लेट FA? मेरी उम्र 16 साल है और इतनी उम्र में FA ही होता है, वो बोली तो किंजा चौंक गई। लगती तो नहीं हो कि तुम 16 की हो, मुझे तो लगा कि 20-22 की होगी। तुम्हारा कद काट काफ़ी अच्छा है ना? किंजा ने हसद व जलन से उसे देखते हुए कहा था। मॉडलिंग के बारे में क्या ख्याल है? अच्छी मॉडल बन सकती हो तुम, किंजा ने कहा। नहीं, मुझे मॉडलिंग नहीं आती, आहिस्ता से बोली। बस कर दो, कितने सवाल जवाब करोगी, उकता गया हूँ मैं, मुराद चिढ़कर बोला था। और मेरे बेबी को मुझसे बातें करनी है, वो मुराद के करीब होकर उससे के रुखसारों पर फिर से अपने लब रखते हुए बोली थी। उसकी बेबाकी पर मुराद दिल ही दिल में झंझला उठा था। लोग उसे मायने खेजी निगाहों से देख रहे थे। फिर किंजा के कुछ फैंस वगैरह आ गए और वो उन लोगों को ऑटोग्राफ देने लगी। वो सर झुकाए नाश्ता कर रहा था मगर साथ दानिन को भी देख रहा था जो कि बेदिली से प्लेट में चम्मच चला रही थी। सो इम्पॉर्टेंट बात कर ली जाए। दरअसल मैं और मुराद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तुम्हें मुराद ने बताया ही होगा, तो इसीलिए तुम अगर ये समझ रही हो कि मुराद तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर साथ निभाएगा तो ऐसा बिल्कुल मत समझना, क्योंकि वो जल्द ही तुम्हें तलाक दे देगा और इसके बाद तुम अपने रास्ते और फिर मुराद और मेरी शादी होगी। बाकी अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो तुम हमें बता सकती हो। कोई लड़का है तुम्हारी ज़िंदगी में? किंजा ने उससे गौर से देखते हुए कहा। नहीं, किसी को पसंद नहीं करती और ना ही किसी लड़की, मैं ऐसी लड़की हूँ, वो कपकपाते लबों से बोली थी। गुड, अगर तुम कहो तो मैं और मुराद तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढ देंगे, क्या ख्याल है मुराद? किंजा ने कहा तो उसने बेइख्तियार दानिन की तरफ देखा जो उसी को देख रही थी। इसकी निगाहों में अजीब सा खौफ था जो कि मुराद के दिल को बेचैन कर गया। किंजा प्लीज़, हम कोई और बात कर सकते हैं इस वक्त? मेरे ख्याल में हम दोनों को शॉपिंग पर चलना चाहिए। मुराद ने बात पलटने के लिए किंजा का ध्यान उसकी पसंदीदा चीज़ पर लगाया तो वो खुश हो गई। हाँ ये ठीक है, किंजा चहककर बोली। फिर वो किंजा के साथ शॉपिंग के लिए चला गया था कि दानिन उठकर कमरे में आ गई। क्या मेरा कोई घर नहीं है अल्लाह पाक? क्या हमेशा की तरह मैं इसी तरह डर कर और खौफ में जीती रहूँगी जैसे बचपन से जीती आ रही हूँ? वो रोते हुए अल्लाह से शिकवा करने लगी। फिर कुछ देर आराम के बाद वो उठकर टेरेस पर आ गई। वो बाहर देखते हुए उन नज़रों में खोई हुई थी कि फिर न जाने कितना वक्त में वहीं पर खड़ी रही। फिर उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई तो उसने पलटकर देखा तो मुराद अंदर दाखिल हो रहा था। ये डैड से बात कर लो, मुराद ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उसने चुपचाप मोबाइल कान से लगा लिया। बात करने के बाद उसने मोबाइल मुराद को दिया और पलट कर रही थी कि अचानक उसका पाँव मुड़ा और वो जाकर मुराद की गोद में गिरी। मुराद साकित व जामिद सा अपनी बाहों में भरे बैठा था। वो उसकी शर्ट को कॉलर से दबोचे ज़ोर से आंखें मीच कर उसकी गोद में बैठी थी। तुम ठीक हो? मुराद ने नरम लहजे में पूछा था। वो आहिस्ता से उससे दूर हटने लगी मगर मुराद का मजबूत हाथ उसकी कमर में के सीमित गिर्द लिपटा हुआ था। मुराद ने इसे मज़ीद खुद के करीब किया और अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। वो उसके हिसार में सिमटी सी बैठी हुई थी और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि इस शख्स को अपने से दूर कर सकती। मोबाइल के रिंग पर वो होश में आया
और उसे छोड़ता हुआ मोबाइल कान से लगातार टेरेस पर चला गया। कुछ देर के बाद वो फ़ोन सुनकर बाहर आया तो वो उसे बेड पर जाकर लेटी हुई मिली। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा दूँ, डैड ने बोला था। वो पास आकर बोला तो वो चुपचाप उसके साथ उठकर चल दी। कुछ देर के बाद वो एक बड़े से शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए और उसे लेकर लिफ्ट एरिया में आया तो वो एकदम से ही वहाँ पर आकर रुक गई। व्हाट हैपेंड? मुराद ने चौंक कर पूछा। वो मुझे लिफ्ट से डर लगता है कि हम सीढ़ियों से नहीं जा सकते, उसने लब कुचलते हुए पूछा था। इस शॉपिंग मॉल में कोई सीढ़ी नहीं है, यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा, वो कहता हुआ उसका हाथ थामकर उसे लिफ्ट के अंदर ले आया। लिफ्ट को एक झटका लगा तो वो चीख मारती उसके सीने से लगी। वो दोनों इस वक्त लिफ्ट में अकेले थे और मुराद फिर उसे अपने इतने करीब देखकर बहकने लगा था। वो बामुश्किल खुद को कंट्रोल किए हुए था, मगर फिर ये एकदम से लिफ्ट झटका लगा और वो रुक गई। यहाँ तक कि उसकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी। वो लब भींच कर रह गई। लाइट चली गई है या फिर लिफ्ट ख़राब हो गई है, लगता है, कहते हुए रिसीवर से रब्ता करने की कोशिश करने लगा और दूसरी तरफ से रब्ता कायम हुआ तो उन्होंने बताया कि लिफ्ट ख़राब हो चुकी है और उन्हें कुछ देर वेट करना होगा। वो इसकी तरफ देखने लगा जो कि फ़क चेहरे से उसे देख रही थी। मुझे बाहर जाना है, मुझे घुटन होती है, यहाँ पर प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। वो अपने नाजुक हाथ लिफ्ट के दरवाजे पर मारते हुए चिल्लाकर बोलने लगी थी। दानीन, बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ देर की बात है, ऐसा हो जाता है। वो उसके हाथों को जकड़कर अपने करीब करते हुए बोला। मेरी सांस रुक जाएगी, वो ज़मीन पर बैठते हुए बोली और उसका वजूद काँप रहा था। वो उसके करीब होकर उससे बाहों में भर गया। मेरी तरफ देखो दानीन, उसकी थोड़ी से थामते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला। उसने आंसू भरी निगाहों से उसे देखा था। अच्छा, मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद है? वो उसका जहन बटाने के लिए बोला था। मुझे कुछ नहीं पसंद, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। वो रुहासी होकर बोली। क्यों डर लगता है, मुझे बताओ, और मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम अकेली नहीं हो। वो उसका चेहरा हाथों में बंद करता थी जब मामा वो उसका चेहरा हाथों में लेते हुए बोला। चाची मुझे बंद कर देती थी जब मामा जॉब पर जाती थी, बहुत मारती थी वो हिचकियों के दरमियान बोली तो वो लब भींच कर रह गया था। डोंट वरी, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ ना। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ देर में वो पुरसुकून हो चुकी थी। फिर 10 मिनट के बाद लिफ्ट को झटका लगा और फिर से वो चलने लगी। लिफ्ट के रुकते ही वो लोग ऊपर पहुँचे तो बाहर मैनेजर और दूसरे लोग खड़े थे। किस कदर गैर जिम्मेदार स्टाफ है आपका, लिफ्ट ख़राब है तो बताना चाहिए ना, वो दहाड़ा था। हमें नहीं मालूम था कि लिफ्ट ख़राब है, ये एकदम से ख़राब हुई है, हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, मैनेजर ने कहा तो वो सर झटक कर उसका हाथ थामते आगे बढ़ गया था। फिर वो शॉपिंग करने के बाद बाहर आए। तुम यहाँ पर खड़ी हो, मैं गाड़ी निकाल कर लाता हूँ, वो बोलता हुआ पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ गया। वो चुपचाप एक साइड पर खड़ी थी कि कुछ लड़के आकर उसे छेड़ने लगे। वो हड़बड़ासी गई। वो अपनी गाड़ी निकाल कर बाहर आया तो एक लड़का दानिन का दुपट्टा खींच रहा था। वो गाड़ी से उतरकर पास आया और कॉलर से पकड़ते हुए उस लड़के को घसीटकर पीछे करते हुए उसके चेहरे पर ज़ोरदार मुक्का दे मारा। फिर कुछ देर में उन लड़कों के साथ फाइट कर रहा था और वो सहमी सी एक साइड पर खड़ी थी। फिर एक लड़के ने पिस्टल निकाल कर मुराद पर गोली चला दी और वो कराहता हुआ ज़मीन पर बैठ गया और दानिन कानों पे हाथ रखे चीखने मारने लगी और उसकी चीखें सुनकर वहाँ मौजूद गार्ड्स जल्दी से भागा चला आया और उन लड़कों उन्हें देखकर जल्दी से भाग गए। दानिन तेज़ी से पास आई और उसके बाजू से बहते खून को देखकर मज़ीद शिद्दत से रोने लगी थी। फिर वहाँ एक आदमी ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया। गोली कंधे के ऊपर लगी थी और अंदर ही थी। ऑपरेशन के बाद गोली तो निकाल दी गई थी मगर वो अभी तक मेडिसिन के ज़ेर असर सो रहा था। दानिन उसके पास बैठी ना जाने क्या क्या पढ़कर उस पर फूंक मार रही थी। उसके दिल के अंदर एक खौफ सा सरायत कर रहा था, उसे खो देने का खौफ। फिर वो यूं ही उसके पास बेड पर सर टिकाए आंखें मूंद गई। मुराद की आंख खुली तो वो उसको अपने हल्के में कांटे से चुभते महसूस हो रहे थे। उसने सर घुमाया तो उसने गर्दन और कंधों में शदीद दर्द महसूस हुआ और फिर निगाहें दानिन पर पड़ी जो उसके बाजुओं के पास सर टिकाए सो रही थी और उसका हाथ मुराद के सीने पर था। मुराद ने अपने दूसरे हाथ को उसके मखमली हाथ की तरफ बढ़ाया तो वो एकदम चौंक कर उठ गई। प्लीज़ पानी पिला दो, वो होले से बोला तो वो जल्दी से पानी डालकर पास आई तो वो उठने के लिए ज़रा सा ऊपर होने लगा तो बाजू पर ज़ोर लगने से कंधे पर शदीद दर्द महसूस हुआ तो वो लब भींचकर दोबारा सर तकिए पर टिका गया। दानिन ने पास आकर उसे सहारा देकर बिठाया और पानी पिलाने लगी। फिर वो सूप वगैरह पीने के बाद दोबारा आराम करने लगा मगर साथ ही उसने सर घुमाकर उसे देखा जो कि सोफ़े पे बैठी थी। दानिन प्लीज़ मेरा सर दबा दो यहाँ आकर, मुराद ने कहा तो वो चलती हुई पास आई और उसके पास बैठकर सर दबाने लगी।
वो उसी की जानिब देख रहा था जिसकी पलकें नींद से बोझल हो रही थीं। लेट जाओ मेरे पास, मुराद ने कहा तो वो चौंक उसे देखने लगी। नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी सुबह शायद छुट्टी हो जाए, अगर सोना हुआ तो मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी। वो आहिस्ता से बोली। क्यों, मेरे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें मेरा छूना बुरा लगता है? वो उसके सुबह के चेहरे को देखते हुए बोला था। नहीं तो, वो आहिस्ता से बोली। तो फिर आओ लेट जाओ, उसने अपना दूसरा बाजू फैलाते हुए कहा तो वो उठकर दूसरी साइड पर आहिस्ता से उसके बाजू पर सर रखकर लेट गई। वो उसके बाल सहलाते हुए उसके माथे पर अपने लब रख गया। वो जितना चाह रहा था उस लड़की से नफरत करे, मगर ना जाने क्यों दिल उसकी तलब करने लगा था। इसके बारे में सोचते सोचते वो सो चुका था। अगले दिन जब आँख खुली तो वो उसके इतनी करीब थी कि वो ज़रा सा सर दानिन के लबों से टकरा जाता, ज़रा सा गर्दन घुमाता तो सर दानिन के लबों से टकरा जाता। वो उसे आहिस्ता से पुकारने लगा तो वो जल्दी से उठकर बैठ गई। आप ठीक है ना? बाजू में तो दर्द तो नहीं हो रहा? उसने बेचैनी से भरे अंदाज में पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला और फिर उठकर बैठ गया। वो भी जल्दी से बेड से उतरी और डॉक्टर से मिलने चली गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने आकर कुछ टेस्ट वगैरह लेने को कहा और शाम तक उन्हें छुट्टी मिल जानी थी। वो वहाँ से कैंटीन की जानिब बढ़ी और अपने लिए और उसके लिए नाश्ता लेकर कमरे में आई। वो दोनों बैठे नाश्ता कर ही रहे थे कि दरवाजे पर नॉक हुआ और दराब आफंदी अंदर दाखिल हुए। कैसे हो बेटा? मुझे रात को ही मैसेज मिला कि मैं तो इतना परेशान हो गया कि रात को ही मैं चल पड़ा। वो बेताबी भरे लहजे में बोले। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बाबा, वो आहिस्ता से बोला। आप भी मामू जान नाश्ता कर लीजिए, वो जल्दी से उठते हुए बोली थी। अरे नहीं नहीं बेटा, आप करो, मैं बाद में कर लूँगा, दराब आफंदी ने कहा, मगर वो उन्हें फोर्स करने लगे तो वो चुपचाप उनके साथ बैठकर खाना खाने लगे। फिर वो बैठे बातें कर ही रहे थे कि किंजा और सदफ़ अंदर दाखिल हुई। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? सदफ़ उसके गले लगकर रोते हुए बोली थी। दराब आफंदी सपाट चेहरे से बैठे थे। बेटे मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। वो बहाने से उठकर वहाँ से चले गए। देखा अपने बाप को, कितनी नफ़रत है इन्हें मुझसे, और इसकी वजह है इस लड़की की माँ। घर से वो भागी थी मगर इल्ज़ाम मुझ पर लगा गई। बर्बाद कर गई जाते जाते मेरी ज़िंदगी, और ख़ुद मरते मरते तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर गई। भगौड़ी, बदकिरदार, बस एक लफ्ज़ मज़ीद मत कहिएगा मेरी माँ के बारे में। आप होती कौन है उनके बारे में इस तरह बोलने वाली? वो गुस्से से बोली तो मुराद ने भी यकीनी से उसे देखा। ये मासूम से दिखने वाली कितनी बड़ी आफत है। मैं अच्छी तरह से जानती थी इस मासूम चेहरे के पीछे कुछ और ही है। मुझे रात से किंजा बोल रही है कि आनी वो बहुत खूबसूरत और मासूम सी लगती है, मगर मैंने पहले ही समझ लिया था कि ये भी अपनी माँ की तरह बहुत शातिर होगी। देखो ना, मरने से पहले कितनी बड़ी चाल खेल कर गई है। मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और साथ में शामिल कर दिया तुम्हारे बाप को, जबकि वो जानता भी था कि तुम किंजा को पसंद करते हो। सदफ़ ने उसे तनफ़ुर भरी निगाहों से देखते हुए कहा था। वो सुर्ख चेहरे से खड़ी मुराद को देख रही थी। मैंने आपके बेटे को मना नहीं किया है, वो अब भी चाहें तो आपकी भांजी से शादी कर सकते हैं। वो इंतहाई गुस्से से बोली और फिर गुस्से से बाहर निकली तो साइड पर खड़े दराब आफंदी ने उसे संजीदगी से देखा। वो रोती हुई सामने बेंच पर बैठ गई। बहुत गलत कर दिया आपने, इस औरत को सच्चा कर दिया आपने। मुराद के दिल में जो थोड़ी बहुत आपके लिए मोहब्बत पैदा हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो और क्या करती मैं मामू जान? वो मेरी माँ के बारे में बोल रही थी। वो नम नम लहजे में बोली थी। मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये सहना बहुत मुश्किल था, मगर हर चीज़ का एक वक्त होता है बेटे, और इस औरत के कहने से कुछ नहीं होता। अब थोड़ा सा सब्र से काम लेंगी ना तो मुराद के दिल में लगी हुई हर गिरह खुल जाएगी। शायद मैं ज़्यादा ही खुद गर्ज बन रहा हूँ अपने घर को बचाने के लिए। कोई बात नहीं, आइंदा नहीं होगा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा कुछ। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए अफसरदी के लहजे में बोले तो वो तड़प सी उठी थी। सॉरी मामू जान, मैं जज्बाती हो गई थी। मेरी माँ को हमेशा हर एक ने बदकिरदार, भगौड़ी ये सब बोला है। वो हमेशा चुप रहती थी। मुझे बहुत दर्द होता था, इसीलिए मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो सर झुकाए बोली तो दराब आफंदी ने उसका माथा चूमते गले लगा लिया था। फिर सदफ़ और किंजा के जाने के बाद वो लोग अंदर आए तो मुराद का चेहरा हर जज्बात से आरी था। दानिन ने उसे मेडिसिन देनी चाहिए तो मुराद ने उसका हाथ झटक दिया था। जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि जो मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी और बेइंसाफ़ी करता है ना, मैं उनको अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। वो बोल तो उससे रहा था मगर देख दराब आफंदी को रहा था। दानिन ने लब कुचलते हुए दराब आफंदी को देखा, जिनके चेहरे पर दर्द सा दुख था। फिर वो शाम तक उसके पास ही रहे थे, मगर मुराद ने एक बार भी उनसे बात नहीं की थी। वो दराब आफंदी से तो पहले ही दूर हो चुका था, मगर दानिन जो आज सदफ़ के सामने बोली थी उसकी वजह से वो उससे भी बात नहीं कर रहा था।
दानीन को अब खुद का कंट्रोल खो जाने पर गुस्सा आ रहा था। शाम को उन्हें छुट्टी हो चुकी थी और वो लोग होटल वापस आ गए और दराब आफंदी भी साथ ही थे। उन्होंने अपने लिए दूसरा रूम बुक करवा लिया था, लेकिन फ़िलहाल वो उनके कमरे में ही बैठे थे। उन्होंने डिनर का ऑर्डर किया और फिर वो बैठे इंतज़ार करने लगे। इन तीनों के दरमियान अभी भी खामोशी ही थी। तुम्हारी तबीयत अब बेहतर है ना? तो हम कल सुबह वापसी के लिए निकलेंगे। अचानक से दराब आफंदी ने पूछा। नहीं, मुझे मॉम के साथ कुछ दिन यहीं पर ठहरना है। आप अपनी भांजी को लेकर चले जाइएगा। वो सपाट लहजे में बोला तो दराब आफंदी ने ज़ोर से उससे लब भींच लिए थे। क्या पागलपन है? तुम इस तरह की हरकत क्यों करते हो? आखिर साबित क्या करना चाहते हो मुझ पे? क्या ये बात कि तुम्हारे बाप गुनहगार है तो क्या नहीं है? मुराद जवाबन तल्ख लहजे में बोला था। अच्छा तो साबित करो गुनाह मेरा कि मैंने क्या गुनाह किया है। वो तल्ख लहजे में बोले। पुरानी सब बातें एक तरफ रखकर जो नया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। अपनी औलाद को उसके नापसंदीदा शख्स के साथ बांधना भी जुल्म होता है। क्या आपने मुझे ज़बरदस्ती इस लड़की के साथ नहीं बांधा, जबकि आप जानते हैं कि मैं किंजा को पसंद करता हूँ? वो उनकी आंखों में आंखें डाले तल्ख लहजे में बोला। गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने समझ लिया कि मेरा बेटा बहुत समझदार है और वो रिश्ते निभाएगा, मगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया है। ठीक है, तुम्हें किंजा से शादी करनी है ना तो करो, और हाँ, अपनी माँ के पास वापस जाना चाहते हो ना तो जाओ। बाकी तुम्हें तुम्हारे हिस्से की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जाओ, जाकर अपनी माँ के पास रहो। मैं दराब आफंदी तुमसे हर नाता तोड़ता हूँ। इस बार वो बोले नहीं दहाड़े थे। वो बेयकीनी से उन्हें देखे गया। दानीन भी गुमसुम सी उन्हें देख रही थी। करो अपनी माँ को फ़ोन, कहो कि आकर तुम्हें लेकर जाए ताकि मैं सुकून से यहाँ से जा सकूँ, क्योंकि आखिर तुम मेरा खून हो तो मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। वो सर्द लहजे में बोले थे। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप चले जाएँ अपनी भांजी को लेके, मैं ख़ुद को संभाल सकता हूँ। वो तल्ख लहजे में बोला। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, जा रहा हूँ मैं। चलो दानीन बेटा, आप भी अपनी चादर लेकर बाहर आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो एक झटके से उठकर खड़े हुए थे। दानीन बेबसी भरे अंदाज में उन्हें देखने लगी। मामू, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इस तरह कैसे? वो कह रहा है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है ना? जब वो आपके मुताल्लिक कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभाता तो आप क्यों निभा रही हैं? उसने भी नहीं सोचा कि उसके बाप क्या सोचता है। इसे तो हमेशा से दूसरों के कानों से सुनने की और दूसरों की बातों पर यकीन करने की आदत है, और इसे ऐसा बनाने में मेरा ही हाथ है। मैंने इसे कभी सच्चाई बताई ही नहीं, क्योंकि मैंने इसे नफ़रत करना ही नहीं सिखाया था, मगर इसने सीख ली। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बाप ने उसकी खातिर कभी किसी औरत का हाथ नहीं थामा। हज़ारों अरमान दिल में दफन कर लिए, इसके लिए जिया हूँ, और आज इसका बाप इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इस बार दराब आफंदी का लहजा भीगा हुआ था। फिर वो दानीन को लेकर वहाँ से निकलते चले गए थे। वो मुस्राब सा अकेला इस कमरे में बैठा था और सदफ़ को उसने सारी बात बताई तो वो उसे लेने आ गई थी। अगले ही दिन वो उनके साथ लाहौर वापस आ चुका था। सदफ़ ने इसके कमरे में पहुँचाया और उसने कहा कुछ देर आराम किया। बाहर आया तो बेइख्तियार किचन में चला गया तो वहाँ पर मुलाजमा खड़ी थी। खाना क्या बनाया है? उसने पूछा तो मुलाजमा ने हैरानगी से उसे देखा था। वो आज तो खाना नहीं बनाया, सिर्फ मुलाजमिन हजरात के लिए ही बनाया है। दरअसल आज मैडम और सर की एनिवर्सरी है तो वो लोग बाहर गए हैं, मुलाजमा ने कहा तो वो लब भींच कर रह गया। आप लोग अपने खाने में से ही मुझे कुछ दे दीजिए। वो अपना दुखता सर दबाता हुआ टेबल पर बैठ गया। कुछ ही देर के बाद मुलाजमा आई तो उसके सामने दाल रोटी रखी। ये क्या है? उसने हैरानगी से पूछा। साहब जी, यह मुलाजमों का खाना है। वो मुलाजिम आहिस्ता से बोली। व्हाट? क्या इस घर में मुलाजमों का खाना अलहदा बनता है? उसने हैरानी से पूछा था। जी साहब जी, हम लोगों के लिए कोई दाल रोटी और कोई सब्ज़ी रोटी बन जाती है और साहब लोगों के लिए दूसरे वाला खाना बनता है। मुलाजमा ने बेइख्तियार उसे अपने घर का सीन याद आया, जहाँ पर जो खाना वो लोग खाते थे वही मुलाजम भी खाते थे। दराब आफंदी तो हर मुलाजिम का अपने घर के फ़र्द की तरह ख्याल रखते थे। वो बामुश्किल आधी रोटी खाकर उठकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन वो लॉन्च में बैठा हुआ था कि सदफ़ उसके पास आई। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी जायदाद के बारे में कुछ कहा है तुमसे? मेरे ख्याल में तुम्हें अपनी जायदाद ले लेनी चाहिए, सदफ़ ने कहा था। नहीं मॉम, उन्होंने मुझे जायदाद से आग कर दिया है। वो सपाट चेहरे से बोला। व्हाट? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? वो तल्ख लहजे में बोली। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? और मैं आपका बेटा हूँ तो ज़ाहिरी बात है कि आपका कारोबार भी संभालूंगा, क्योंकि आपका दूसरा बेटा तो अभी 22 साल का है। वो इत्मीनान से बोला तो सदफ़ लब भींच कर रह गई। फिर वो उन्हें यूं ही गुमसुम छोड़कर अपने कमरे में आ गया। उसे यहाँ पर रहते हुए एक हफ़्ता हो चुका था और किंजा उससे एक दो बार ही मिलने आई थी। एक दिन वो दोपहर में सोकर उठा और चाय पीने के इरादे से किचन की जानिब बढ़ रहा था कि लॉन्च से आती आवाज़ें सुनकर ठिठक गया। क्या हुआ खाला, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हैं? किंजा की आवाज़ सुनाई दी। हाँ तो और क्या करूँ, तुम्हारी खालू मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं
कि उसे यहाँ से चलता करूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से उसे कैसे भेजूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। इंतहाई बेवकूफ़ इंसान है। मुझे लगा था कि अपनी दौलत जायदाद लेकर आएगा, मगर खाली हाथ ही आ गया। और इलियास साहब ने तो साफ कह दिया है कि मैं तो नहीं रखूँगा। पहले ही कारोबार में इतना नुकसान हुआ है, और मैंने सोचा था कि चलो अपने साथ कुछ लाएगा तो मैं इलियास के कारोबार में डाल दूँगी, तो वो खुश हो जाएंगे, और जब अमेरिका से वापस आएगा तो उसे जमा जमाया कारोबार मिलेगा। मगर इंतहाई बेवकूफ़ निकला मेरा बेटा। अब मुझे बताओ कि मैं इससे यहाँ से कैसे निकालूं। सदफ की झुंझलाई हुई आवाज़ उसके कानों से टकराई। और क्या, सच में बहुत ही बेवकूफ़ है। मैंने सोचा था कि मेरा मुस्तकबिल भी सिक्योर हो जाएगा, मगर अब मुझे भी नहीं उससे शादी वादी करनी। सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया है। मुझे तो वकास ने प्रपोज़ किया है और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। जल्द ही शादी भी करूँगी, और मैं तो वैसे भी उकता चुकी थी उस इंसान से, और आपके कहने पर मैंने उससे मोहब्बत करना तो कर लिया, मगर मैं ज़्यादा देर उसके साथ टिक नहीं सकती थी। सो फाइनली मेरी जान तो छूट गई। किंजा की आवाज़ कानों से टकराई तो वो तल्ख अंदाज में मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। क्या बात है, सिर्फ एक हफ्ते में ही आप लोग बेजार हो गए मुझसे, क्योंकि मेरे पास मेरे बाप की दौलत नहीं रही। पता है, होटल में जब डैड मुझे छोड़कर गए थे ना, उन्होंने जाते जाते एक बात कही कि उन्होंने मेरी खातिर किसी औरत को अपनाया तक नहीं। उन्होंने अपने अरमानों का खून कर दिया। तो मैंने सोचा और बहुत सोचा कि एक तरफ आप हैं जिन्होंने अपना घर बसाया और आपका बेटा और शौहर है, और दूसरी तरफ मेरे डैड जिन्होंने एक पूरी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी। अगर वो चाहते तो मर्द होने के नाते दूसरी शादी कर लेते, उन्हें कोई भी हंसकर अपनी बेटी दे देता, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कहीं मुझ पर जुल्म ढाए। वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हुए अपनी जवानी को भी कुर्बान कर गए, मगर आपने तो अपने ख्वाबों के लिए अपने बेटे तक को कुर्बान कर दिया। और आज भी आपको बेटा नहीं चाहिए था, उसकी दौलत चाहिए थी। मैं यही देखने के लिए इस घर में आया था कि कितने दिन मुझे मेरी माँ रख सकती है। आप तो माँ क्या, एक अच्छी औरत भी नहीं है, क्योंकि औरत वफ़ा की मिट्टी से गूंदी हुई होती है, मगर आपने कोई वफ़ा ही नहीं की, ना अपने शौहर से, ना अपने रिश्तों से, ना ही अपने बेटे से। वो चलाकर बोल रहा था और वो दोनों फ़क चेहरे से उसे देख रही थीं। फिर वो उन्हें यूं ही साकत और जामे छोड़कर वहाँ से निकलता चला गया। वो पैदल ही सड़क पर चलता जा रहा था। फिर वो फुटपाथ पर बैठे सर झुकाए रो दिया। फिर एक गाड़ी के टायर चढ़ाए तो मुराद ने सर उठाकर देखा तो गाड़ी से दराब आफंदी निकल रहे थे। मुराद, मेरे बच्चे, क्या हुआ? वो तड़प कर उसकी तरफ बढ़े और फिर साथ ही दराब आफंदी की सेक्रेटरी के गले लगकर भी पास आ गई। गले लगकर रो दिया। वो जल्दी से उनके गले लगकर रो दिया और इर्द गिर्द लोग हैरत से रुक कर उन्हें देख रहे थे। फिर दराब आफंदी उसे गाड़ी में बिठाकर अपनी सेक्रेटरी की जानिब मुड़े। थैंक यू मिस जरीना, आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे बेटे के बारे में। आपको घर ड्रॉप करवा देता हूँ। दराब आफंदी ने कहा, नहीं सर, वो दरअसल मैं सामने हॉस्पिटल में हूँ, मेरी मदर हॉस्पिटल में थी, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। जरीना ने कहा, ओह सॉरी, मुझे पता चला था कि आपकी मदर हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मगर मैं अपनी परेशानियों में इस कदर उलझा हुआ था कि खबरगिरी के लिए नहीं आ सका। मुराद, तुम बैठो, मैं आता हूँ। वो बोले तो मुराद ने सर इस बात में हिला दिया था। फिर वो अपने सेक्रेटरी के साथ हॉस्पिटल की जानिब बढ़ गए। कुछ देर के बाद वो वापस आए तो उनके हाथों में जूस थे। मैंने सोचा कि दोनों बाप बेटे आज मिलकर चिल करते हैं। उन्होंने मैंगो जूस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो वो नम आँखों से उन्हें देखे गया। नाराज़ नहीं है मुझसे आप? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, और मुझे मालूम था मेरे पागल से बेटा मेरे पास ही वापस आएगा। वो मुस्कुराकर बोले तो वो नरूठे अंदाज में उन्हें देखने लगा। वैसे आपने अपनी भांजी की वजह से मेरे साथ ज़्यादती कर दी है, वो मुंह बसोर कर बोला था। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि मुझे इस तरह तुम्हारी शादी नहीं करनी चाहिए थी, तो इसीलिए दानीन को BA में एडमिशन दिलवा रहा हूँ, तो अब वो तुमसे अलहदा कमरे में ही रहेगी। वो मुतमईन लहजे में बोलते उसे बेसुकून कर गए। वो लब भीज कर रह गया। फिर वो घर पहुंचा तो उसे इस तरह का इस्तकबाल किया गया था जैसे वो मुहाज से जीत कर आया है। आने वाले दिनों में दानीन से उसकी मुलाकात ना होने के बराबर ही हो रही थी, और वो दिल ही दिल में झुंझला सा गया था। और आज भी मामूली के मुताबिक वो सिर्फ डिनर के टाइम्स उसे मिली थी। दानीन बेटे, मैंने आपके लिए ट्यूटर का इंतज़ाम कर दिया है और कल से शफीक अहमद आपको पढ़ाने आएंगे। मेरे मैनेजर हैं और बहुत ही ज़हीन हैं माशाल्लाह। दराब आफंदी ने कहा तो मुराद ने बेचैनी से उन्हें देखा था। आप इस तरह कैसे ये फ़ैसला कर सकते हैं? वो झुंझलाया हुआ बोला था। कैसा फ़ैसला? दराब आफंदी ने चौंक कर पूछा। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो आपने मेरी बीवी को मेरे कमरे से अलहदा कर दिया, और दूसरा उसे कोई गैर मर्द क्यों पढ़ाने आएगा? मैं हूँ ना यार। वो तब कर बोला तो दराब आफंदी ने बामुश्किल सर नीचे करते हुए अपनी मुस्कुराहट को रोका था। ओह, तो तुम मेरी भांजी के साथ रहना नहीं चाहते थे और मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की थी, इसी का तो अजाला कर रहा हूँ।
इसको अजाला करना कहते हैं यार, हद होती है। अभी वो मेरी बीवी बन चुकी है, उसे मेरे कमरे में रहने दीजिए ना। और मैंने कौन सा उसे पढ़ने से रोक देना है? वो इंतहाई झुंझलाया हुआ था। नहीं, वो सही से पढ़ नहीं पाएगी, तुम उसे डिस्टर्ब करोगे, दराब आफंदी ने कहा तो वो मज़ीद तप गया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी भांजी को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा। बस अब आप मुझे मेरी बीवी वापस कर दीजिए, गुजारिश कर रहा हूँ आपके सामने, वरना उठाकर ले जाऊँगा। उसने इसके बार बगैर लगे लिपटे कहा तो दराब आफंदी के फलक शगाफ कह कहा गूंज उठा। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारी बेताबी पर हंस रहा हूँ कि कहाँ मेरा बेटा, जिस लड़की को अपने कमरे में भी रखना नहीं चाहता था, अब ज़बरदस्ती अपने कमरे में रखना चाहता है। वक्त वक्त की बात है, दराब आफंदी ने कहा। कोई बात नहीं, हंसे, क्योंकि मैं कभी आपका बहुत जल्द इंतज़ाम करने वाला हूँ। वो मुंह बनाकर बोला था। कैसा इंतज़ाम? दराब आफंदी ने चौंक कर पूछा था। आपके सर पर सहरा सजाने का ये पहला बेटा होगा जो कि अपने बाप के लिए रिश्ता लेकर जाएगा मिस जरीना के यहाँ। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला तो दराब आफंदी के हलक में निवाला अटक गया। क्या बोल रहे हो? फिजूल बकवास मत करो, ये मेरी शादी करने की कोई उम्र है क्या? वो निगाहें चुराकर बोले। अगर मोहब्बत करने की उम्र है तो शादी भी तो कर ही सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है आपको? वो भी उन्हीं का बेटा था। अरे मैंने किससे मोहब्बत कर ली? ऐसा कुछ नहीं है, फिजूल में अंदाजे मत लगाओ। वो हुनूज़ निगाहें चुरा रहे थे। अच्छा, अगर ये बात है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहें, आपको मिस जरीना पसंद नहीं? अच्छे से देख रहा हूँ, पिछले कई दिनों से रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी वालिदा माजिदा को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गया था मैं भी, और ये भी पूछा था कि शादीशुदा हैं आपके बड़े भाई। मैंने उन्हें कह दिया है कि जी नहीं, बिल्कुल कुंवारे हैं और मैं उनके लिए एक अदद रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। तो आप जल्दी से ठीक होकर घर पहुँचें, मैं जल्दी अपने बड़े भाई की बारात लेकर आ रहा हूँ। वो मुतमईन अंदाज में बोलता जा रहा था और दराब आफंदी का मुंह हैरत से खुल गया और उसके बाद बेदानिन खिलखिलाकर हंस पड़ी। चुप, खबरदार, तुमने अगर इसका साथ दिया तो, दराब आफंदी ने मसनूई गुस्से में डांटते हुए कहा तो वो सर नीचे किए अपनी हंसी पर जब्त करने लगी। दानीन, ज़रा देखो अपने ससुर जी कम जेठ को, कैसे 400 वाट के बल्ब जल रहा है चेहरे शरीफ पर। वो अभी भी पुरमज़ा अंदाज पर बोल रहा था। तो मुझसे बहुत मार खाने वाले हो, दराब आफंदी ने सुर्ख चेहरे से कहा तो वो गहरा मुस्कुरा दिया। फिर रात को वो अपने कमरे में सोफ़े चेयर पर बैठा था कि दानीन अंदर दाखिल हुई और उंगलियां चटखाते हुए उसके पास आकर खड़ी हुई तो इसके हाथ से थामते उसे अपनी गोद में बिठाया था। आई एम सॉरी माई लव, बहुत हर्ट किया है ना मैंने तुम्हें? वो उसके होठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए बोला था और एक बाजू कमर के गिर्द हायल था। नहीं तो, वो लरसते पलकों को झुकाए उसके कंधे से जोड़कर जकड़ेबा मुश्किल बोली तो वो उन नरम मुलायम होठों को अपने दस्त रस में लेता उन पर अपनी शिद्दत बरसाने लगा था। फिर वो उसकी गुस्ताखियों से भरकर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। आज मुझे मत रोको मेरी जान, वो उसके माथे पर बोसा देते हुए उसे खुद से भींच गया था। फिर यूं ही खुद में उठाए बेड पर आता उसके पहलू में लेटा इस पर अपनी शिद्दत निछावर करने लगा। सुबह को उसकी आंख खुली तो वो पुरसुकून उसके सीने पर सो रही थी। उसने सर घुमाकर टाइम देखा तो 8:15 हो रहे थे। दानीन, मेरी जान, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? उसके रुखसार थपथपाकर बोला। नहीं, आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा। आपने पूरी रात जगाया है, मेरी नींद नहीं पूरी हुई। वो गुनूदगी में बोली तो मुराद भी मुबहिम से मुस्कुराता हुआ उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर गिरा गया। चलो फिर ठीक है, आज मैं भी ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ और हम छुट्टी मनाते हैं। वो उसके कान के लोक को लबों से छूते हुए बोला था। वो हड़बड़ा कर उस पर से उठने लगी। वो दोबारा से उसे पहलू में गिराए उसके दोनों बाजू जकड़कर उस पर झुका था। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है मुराद, मेरा कल टेस्ट है, मुझे थोड़ा सा आराम करने दीजिए प्लीज़। वो मुंह बसोर बोली तो मुराद को उस पर टूट कर प्यार आया। वो शिद्दत से उसके माथे पर बोसा देता उठकर बैठ गया। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, इसके बाद फ्रेश होकर पार्लर चली जाना, और हाँ, अच्छा सा ड्रेस निकाल लो, आज हम डैड का रिश्ता लेकर जा रहे हैं। वो बोला तो वो जल्दी से उठकर बैठ गई। क्या आप सीरियस हैं? मतलब आपको लगता है कि मामू की शादी होनी चाहिए? क्यों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये होना चाहिए? और मेरे ख्याल में तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। डैड ने मेरी खातिर अपनी ज़िंदगी को बेरंग रखा और अब मैं उनकी ज़िंदगी में ये रंग भरना चाहता हूँ। वो उसके बात का जवाब में बोला। लेकिन लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे, क्या वो सब सह पाएंगे आप? उसने एक और सवाल किया। बिल्कुल मेरी जान, और मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस उम्र में आकर मर्दों को एक बीवी की बहुत ज़रूरत होती है। अब देखो ना, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाऊँगा और वो बहुत तन्हा हो जाएंगे। अब उनके दुख और सुख सुनने वाली आ जाएगी ना तो वो खुश रहेंगे। वो मजबूत लहजे में बोला तो वो धीमे से मुस्कुरा दी।
आप बहुत स्वीट हैं। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। वो उसके रुखसारों को छूते हुए बोली तो वो धीमे से मुस्कुरा दिया। फिर शाम को वो लोग जरीना के घर आए और उनकी वालिदा से रिश्ते की बात की तो वो जैसे खुशी से खिल उठी थीं। जरीना की भाभीियों ने इस बात पर काफ़ी वावेला किया, मगर जरीना की माँ ने उनकी किसी बात पर कान नहीं धरे थे। जरीना की उम्र 35 हो चुकी थी और उसने अपने भाइयों के लिए अपनी खुशियों को हमेशा कुर्बान किया था। उसने इतनी छोटी उम्र में जॉब करके उन्हें पढ़ाया लिखाया और वो 10 साल से दराब आफंदी की सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थीं और आज तक कभी दराब आफंदी ने उन्हें निगाहें उठाकर नहीं देखा था। कब दराब आफंदी को वो चाहने लगी उसे पता ही नहीं चला और इससे दराब आफंदी की आंखों में भी अपने लिए मोहब्बत दिखती थी, मगर उन्होंने कभी इजहार ही नहीं किया। और आज उनका रिश्ता आया तो जैसे जरीना के सारे गम धुल गए। अगले हफ्ते दराब आफंदी और जरीना का निकाह हो गया था और इससे अगले दिन शायद ये दुनिया का पहला वलीमा था जहाँ पर बाप और बेटे का वलीमा हो रहा था। करने वाले बातें भी कर रहे थे, मगर इन लोगों ने किसी की बातों पर कान नहीं धरे। डैडी, हनीमून पर कहाँ जाएंगे? उसने अचानक से पूछा तो दराब आफंदी सर पटाकर जरीना को देखने लगे, जो कि शर्म से सूख हो रही थी। वैसे मामू, मुराद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको भी जरीना जी को लेकर कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि 1-2 महीने की छुट्टी पर चले जाएँ, आपको भी तो रिलैक्स होना चाहिए ना। और छोड़ें मुराद पर सारे काम, अब की बार सटपटाने की बारी मुराद की थी। ये बिल्कुल मत कीजिएगा, जस्ट 1 हफ्ते के लिए आपको छुट्टी दे रहा हूँ, इसके अलावा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा इरादा अपनी बीवी के साथ दोबारा हनीमून पर जाने का है। वो मुस्कुराकर बोला तो दानिन के चेहरे पर सुर्खी सी छा गई। मुराद उसका हाथ थामकर खुद के करीब करते हुए उसके कान में ना जाने क्या सरगोशी कर रहा था और दराब आफंदी ने नम आंखों से उन्हें देखा था, जो कि एक साथ बहुत ही खुश और प्यारे लग रहे थे और दिल ही दिल में उन्होंने दोनों की खुशियों की दुआ मांगी थी। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना रिव्यू कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। और आपको इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी ये आपको लाजमी शेयर करना है। चलिए मिलते हैं किसी और नावल के साथ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।